दुनिया ने मेरी सिर्फ बुलंदियाँ देखी हैं, किसी ने मेरे पाँव के छाले ना देखे। दोस्तों, मैं रियासत में विरासत में मिला हुआ वो बेटा नहीं हूँ जिसने सोना का कटोरा लेकर जन्म लिया है और सारी की सारी चीज़ें उसे मिली हैं। दोस्तों, मैं वो हूँ जिसने हर जगह, हर समय, धूप में, छाँव में, बारिश में, जाड़े में, कुहासे में, हर जगह मैंने स्ट्रगल किया। दोस्तों, एक कलाकार के लिए एक लड़का को लड़का का रोल निभाना बहुत आसान होता है, लेकिन टफ तब होता है कि एक लड़का को लड़की का रोल निभाना पड़े, और वो भी लाइव हजारों हजार के भीड़ में। बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उन सारे रोल को किया है, और सिनेमा जगत से होते हुए मैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में आया था। रियल एस्टेट में मैंने नौकरी की, काम किया, बहुत कुछों को मैं समझा। जिंदगी का एक ही सफलता का माइंडसेट है, परिश्रम से कभी पीछे मत भागिए, मेहनत से कभी पीछे मत भागिए। शरीर को अभी जो हमारा समय है वो 25 से 30 साल तक, एक मर्द का जो टाइम होता है कैरियर बनाने का, 45 साल के उम्र तक आप जितना ज़्यादा बुलंदियों को छू सकते हैं आप छू सकते हैं। उसके बाद उन बुलंदियों को बरकरार रखना पड़ता है। तो मत भागिए, ठंड से, जाड़े से, धूप से, बीमारी से। मेहनत जितना कर सकते हैं करिए, नया आइडिया लाइए, नया विजन लाइए। और हम बिहार के तमाम युवाओं से खास करके बोलेंगे कि आप बिहार की जो माइंडसेट है नौकरी वाली, उससे निकलिए और गुजरात के माइंडसेट पे चलिए, जापान के माइंडसेट पे। जिस लड़की से प्यार था, मेरे परिवार के लोग खास करके मेरे फादर एग्री नहीं थे, तो मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था कि मैं उस लड़की के घर चला गया था सिंदूर की डबिया लेकर उससे शादी करने के लिए। लड़की ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे परिवार के लोग और आपके परिवार के लोग जब तक एग्री नहीं होंगे हम शादी आपसे नहीं करेंगे। तो मैंने इतना ज़्यादा, मेरा दिल टूट गया था कि मैंने आकर के उस समय अपने आप को अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लिया था। जब जब मैं टूटा हूँ, जब जब मैं बिखरा हूँ, मेरे वाइफ ने मेरा मोरल सपोर्ट किया है हर जगह से। कभी पैसों की भी जरूरत पड़ी है तो इकोनॉमिकल भी सपोर्ट किया है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वाइफ के सारे ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को बंधक रख के, गोल्ड लोन लेकर के, तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। हीरो वाली हरकत और गुंडों वाली नफरत वक्त आने पे करता हूँ। जिंदगी अगर जंग है तो अपना भी स्टाइल दबंग है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिनेता राज रंजीत आपके बीच। आज करेंगे अपने दिल की बात, सुनाएंगे अपनी आप बीती। कैसे करेंगे इस चुनौती भरी माहौल में बिजनेस, और कैसे बढ़ेंगे, बड़ी कंपटीशन का बाजार है, उसी से रिलेटेड अपनी पूरी आप बीती आप तमाम दोस्तों के सामने, तमाम देशवासियों के सामने रखेंगे। और ख़ास करके अपने से छोटे जो युवा हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता जिनके अंदर है, उन्हें भी कुछ बताएंगे कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा फिल्मी नेम राज रंजीत है। मुझे लोग नाम से रंजीत झा के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं पेशे से बिल्डर भी हूँ और भोजपुरी फिल्मों में एक निर्माता, निर्देशक और एक गायक और अभिनेता के तौर पर स्थापित हूँ। राजनीति के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है। 2014 का चुनाव भी मैंने लड़ा था, लोकसभा का जो मैं चुनाव हारा था, और आज मैं बहुत सारे कॉरपोरेट को चला रहा हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी लिखता हूँ तो लोग बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं कि दुनिया ने मेरी सिर्फ बुलंदियाँ देखी हैं, किसी ने मेरे पाँव के छाले ना देखे। दोस्तों, मैं रियासत में, विरासत में मिला हुआ वो बेटा नहीं हूँ जिसने सोना का कटोरा लेकर जन्म लिया है और सारी की सारी चीज़ें उसे मिली हैं। दोस्तों, मैं वो हूँ जिसने हर जगह, हर समय, धूप में, छाँव में, बारिश में, जाड़े में, कुहासे में, हर जगह मैंने स्ट्रगल किया। दोस्तों, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर प्रखंड के पंचरुखी गांव, एक छोटा सा गांव है, घनी आबादी वाला एक गांव है। उस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1984 को। दोस्तों, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे परिवार की स्थिति अच्छी थी और मेरे घर में लगभग लोग बड़े बड़े पदों पे सरकारी नौकरी में हैं। मैंने बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई की है। पहले मैंने गांव के प्रारंभिक जो स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, मैंने वहाँ से शिक्षा ली है। उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर उसके बाद हाई स्कूल। मैट्रिकुलेशन का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैट्रिक मैंने पास किया था, बहुत अव्वल दर्जे के नंबर से मैं पास किया था, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। उसके बाद जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर में मैं कॉलेज में आया और मैंने आईएससी में एडमिशन लिया था। वहाँ मैंने साइंस अपना चुना था जिसमें बायोलॉजी मेरा था। फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनर्स किया था, जूलॉजी मेरा ऑनर्स था। दोस्तों,
पढ़ाई के दरमियान ही मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की जज्बा थी कि मुझे कुछ करना है। उसी बीच में श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार की, और पहली बार बिहार में नौजवानों के लिए एक रोजगार आया था सरकार की तरफ से शिक्षा मित्र के नाम से, जिसमें 1500 रुपये की तनख्वाह उनकी फिक्स की गई थी। हमारे मुजफ्फरपुर के उस समय के तत्कालीन डीएम थे अमृत लाल मीणा, और अमृत लाल मीणा साहब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर जिनका मार्क्स ज़्यादा था उनकी योग्यता के आधार पर उनको ज्वाइनिंग दे रहे थे। मेरा भी शिक्षा मित्र में ज्वाइनिंग हो गया था। मेरे परिवार में बड़ी खुशी थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे शिक्षा मित्र में नौकरी नहीं करना है, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है, और मैं चाहता भी यही था, और भगवान भी शायद मेरे साथ थे। दोस्तों, मैंने सबसे पहली नौकरी जो है मारुति में की थी। मैंने सड़कों पे पंपलेट भी बांटा है, घर घर क्लिनिक डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर के गाड़ियों के लिए बात की है, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली में काम किया। दिल्ली में काम करने के बाद फिर मैं रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में आने के बाद मैंने पटना के एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ मैंने काम किया, और उनके साथ भी मैंने काम करके कुछ सीखा समझा। और इसी बीच मेरा सिनेमा की तरफ झुकाव ज़्यादा होने लगा, तो भोजपुरी सिनेमा में भी मैंने काम किया। बहुत सारे मैंने थिएटर किए हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे थिएटर में मैंने लड़कियों के रोल किए हैं। और एक कलाकार के लिए एक लड़का को लड़का का रोल निभाना बहुत आसान होता है, लेकिन टफ तब होता है कि एक लड़का को लड़की का रोल निभाना पड़े, और वो भी लाइव हजारों हजार के भीड़ में, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उन सारे रोल को किया है। और सिनेमा जगत से होते हुए मैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में आया था। रियल एस्टेट में मैंने नौकरी की, काम किया, बहुत कुछों को मैं समझा। फिर मैंने 2012 में 2 लोगों के साथ मिलकर अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी मैंने खड़ा करी थी, और रियल एस्टेट कंपनी मैंने खड़ा की, और मैंने आम लोगों की पीड़ा को समझा, आम लोगों का दर्द को समझा कि जो बिहार में खास करके पटना में जो फ्लैट्स की कीमतें थी बहुत ज़्यादा महंगी थी, आम आदमी के अप्रोच से बहुत ज़्यादा दूर था। मैंने आम आदमी के सपनों को साकार करने के लिए मैंने 1.5 BHK और 2.5 BHK का फ्लैट लाया था, और बहुत ही रातों रात वो प्रोजेक्ट बहुत लोगों को अच्छा लगा। बिहार के ग्राहकों ने, बिहार के सारे इन्वेस्टर, मीडिया जगत के लोगों ने, हर तमाम वर्ग के लोगों ने उसको सराहा, और 1.5 BHK 2.5 BHK का प्रोजेक्ट हमने ला करके आम आदमी के घर का सपना बिहार के राजधानी पटना में पूरा हो सके, इसको मैंने किया। इसके बाद मैंने बिहार में पहली बार VIP रेसिडेंसी एक प्रोजेक्ट लाया था, जो फुली फर्निश्ड प्रोजेक्ट था। 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट मैंने लाया था, और इसको भी बिहार के तमाम उच्च वर्ग के जितने भी लोग हैं जो बड़ा फ्लैट चाहते हैं, 4 BHK का फ्लैट था, 2400 स्क्वायर फीट का, 5 बेडरूम के साथ, सर्वेंट क्वार्टर वगैरह सबके साथ, और उसको मैंने लाया, और वो भी प्रोजेक्ट लोगों ने हाथों हाथ उठाया था। उसके बाद बिहार के जो तत्कालीन गवर्नर थे डॉक्टर DY पाटिल, उनके हाथों मुझे अवार्ड मिला था एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिहार झारखंड का। फिर उसके बाद बहुत सारे सम्मान मुझे मिले। उसके बाद बिहार में नक्शा पास पे रोक लग गई, जिसके वजह से प्रोजेक्ट बनने में विलम्ब होने लगा। फिर बालू की समस्या बिहार में उत्पन्न होने लगी। फिर उसके बाद नोटबंदी, फिर GST, तमाम चीज़ों से निकलने के बाद फिर रेरा आ गई। रेरा आया तो और भी बहुत ज़्यादा पेपर से लेकर हर चीज़ की कठिनाइयाँ, हर चीज़ों के चुनौतियों से जूझते हुए हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ के हमने जो प्रोजेक्ट लिए थे, हमने आज उन प्रोजेक्ट्स को हैंडओवर किया है, कस्टमर उसमें रह रहे हैं। और एक खुशी है कि मेरे यहाँ जो लोग 11 लाख में फ्लैट लिए थे, उनको भी मैंने रजिस्ट्री करके दिया, वो भी अपने घर में रह रहे हैं। जिनको 1 करोड़ में फ्लैट दिया था, वो भी अपने घरों में रह रहे हैं, उनको भी मैंने फ्लैट बना करके रजिस्ट्री करके दिया है। दोस्तों, सिनेमा जगत में मैं जब आया था तो मेरी पहली पिक्चर थी एज ए हीरो, पहली नज़र को सलाम, जिसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि बोलती हैं आंखें तेरी चेहरे की क्या बात करूं, पढ़ ले मेरी मन की भाषा, दिल से तुझे सलाम करूं, ऐ यार तेरी पहली नज़र को सलाम। दोस्तों, उस सिनेमा ने मुझे रातों रात आप सबों का चहेता बना दिया। उसके बाद बहुत सारे मैंने एल्बम गाया, प्यार न हमरा किस्मत में बा, बहुत सारे ऐसे गरिया चश्मा गाल गुलाबी, और आप लोगों ने सराहा। फिर बोलबम के गाने, माता रानी के गाने, बहुत सारे मैंने गाने गाए हैं, और आप सबों के बीच मैं काम कर रहा हूं। अभी मैंने रिसेंटली एक बड़ा कॉरपोरेट मैंने पटना में डाला है, एक न्याय मित्र के नाम से, जो बिहार में पहली बार आया है, कि जुडिशरी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो उसके लिए हमारी टीम काम करती है पूरे बिहार में। जहां भी आपको जुडिशरी की दिक्कत होगी, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको लीगल सलाह से लेकर के हर चीज़ की हम आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिर उसके बाद हमने एक फैक्ट्री बिहार में बैठाई थी मुजफ्फरपुर में पिछले साल, क्लिक इंडस्ट्री, जो सीमेंटेड ईंट और पेवर ब्लॉक टाइल्स वगैरह का उत्पादन करती है, और इसकी भी सप्लाई हम लोग पूरे बिहार में, झारखंड में, पूर्वांचल में हम लोग दे रहे हैं। एस्बेस्टस और करकट का भी हम लोगों ने उसमें फैक्ट्री डाल रखा, रूफिंग सीट का,
जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरे बिहार में, उसकी हम लोग सप्लाई करते हैं। और भी उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे एक आरके कॉन्ट्रैक्टर के नाम से कंपनी हम लोगों ने लॉन्च किया है कि आप प्राइवेट घर बनाना चाहते हैं, प्राइवेट मकान बनाना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल कुछ भी बनाना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी है, तो उसके लिए हमारी कंपनी आपका काम करेगी। और उसके लिए भी लोगों का ज़बरदस्त, बिहार वासियों का दिल से धन्यवाद है कि बिहार के लोगों ने हमें बहुत सराहा है, हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और तमाम चीज़ों के साथ बहुत सारे हमारी जो राज म्यूजिक फिल्म्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी एक आ रही थी बहुत दिनों से मांग, तो हमने आरके कास्टिंग एजेंसी और आजा नचले डांस क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट किया विथ एक्टिंग क्लासेस के साथ। तो बिहार के लोगों का, पूरे देश के लोगों का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस नौजवान को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, आपने हौसला अफजाई की है और आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का सहयोग ही है कि आज आरके ग्रुप ऑफ कंपनी और को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपके बीच में चल रहा हूँ। नौजवानों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, परिस्थितियों से आप मत घबराइए, परिस्थितियाँ आएंगी। इंसान के जैसे दो हाथ होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां। हम एक हाथ से खाते हैं, एक हाथ से धोते हैं, उसी तरह इंसान के जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों आपका दो हैंड है। कभी आपसे दो कदम सौभाग्य आगे चलेगा तो आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ और खुशियाँ आएंगी। कभी हो सकता है एक कदम आपसे आगे दुर्भाग्य चला गया तो आपको दुख, परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप डिमोटिवेट मत हो, सुसाइड नहीं करिए, आप गलत स्टेप मत उठाइए, आप संघर्ष करिए। और इस हिंदुस्तान में जो टैलेंटेड हुआ है उसको लोगों ने पागल कहा है, और जो पागल हुआ है वही टैलेंटेड हुआ है। जिसने लड़ा है, जिसने मेहनत किया है, वही आज इस देश में अमिताभ बच्चन है, वही विराट कोहली है, वही शाहरुख खान है। इसलिए दोस्तों, हमें लगता है कि सारे नौजवानों को आप घबराइए नहीं और नए नए बिजनेस के आइडिया लाइए। दोस्तों, बिहार में नहीं पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी है। हिंदुस्तान में आइडिया बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। जियो ने जैसे लाया, बड़ी बड़ी कंपनियां, आज ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। बिहार हो या देश हो, आप आइडिया लेकर के आइए। नौजवानों से हम इतना ही अपील करना चाहते हैं कि बहुत साल पहले आज़ादी के समय में गाया गया था कि ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल को। तो आज ये देश आपका है, ये राज्य आपका है। आप नए नए आइडिया लेके आइए, लोग सराहेंगे। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि मैं नए आइडिया के साथ इस बिहार में आया था। मैं शक्ल से या किसी भी एंगल से मैं बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं बन सकता था, मैं बहुत बड़े उस परिवार से नहीं हूँ कि मुझे रातों रात पहचान बन जाती, लेकिन एक आइडिया ही है कि जो मैं लोगों के पास लेके आया, 1.5 BHK का, 2.5 BHK का या फुली फर्निश फ्लैट का, और लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठाया। आज मैंने न्याय मित्र किया है, हवन पूजा किया है, बहुत सारी चीज़ें हम लाए हैं जो बिहार में नया है और लोग उसको हाथों हाथ उठा रहे हैं, लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो नौजवानों से इतना ही कहना चाहें कि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, परिस्थितियों से मत घबराइए और कुछ करिए। दौलत तो आज आती है और जाती है, चली जाती है, लेकिन शोहरत आपके जाने के बाद भी ताउम्र आपके खानदान को, आपके जितने भी लोग रहेंगे, रिश्तेदार को, उनको गर्व कराएगी। देखिए, जब मुझे शिक्षा मित्र की नौकरी मिली थी ना, तो हमारे पास उस समय ऑप्शन था। मेरे घर में इतनी खुशी थी, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे माँ, मेरे फादर, सब लोग मिठाई उठाई बांट रहे थे। मैं उस समय तो उतना फ़ोन नहीं था और मेरे रिश्तेदार, मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन था, मेरे सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहा। जैसे मैंने बहुत बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं उस शब्दों में कि मैंने ऐसी कोई चीज़ पाली है जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था। चूँकि मैं मेरा मैट्रिक होकर मैं ISC में था और उस समय मुझे नौकरी मिल गई थी। मेरी सोचे थी, मैं गुजरात के पैटर्न पे जी रहा था। मुझे लगता था कि नहीं, मैं ऊपर से नीचे नहीं आऊँगा, मैं नीचे से ऊपर बनूंगा। और मैं बिहार में जो प्रतिभा है इसकी कमी नहीं है। बिहार के लोग ही आज जितने भी दिल्ली में नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उसको बिहार के लोग चला रहे हैं। मुंबई में आप जाएंगे तो फिल्म स्टूडियो में या जितने भी सिनेमा बनते हैं वो सारे टेक्नीशियन यूपी और बिहार के हैं। लेकिन बिहार के लोग एक्टर बहुत बड़े नहीं बन पाते हैं। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी को छोड़ दे तो बिहार के लोग नहीं बन पाते हैं, सोचते ही नहीं है। वो बस टेक्नीशियन में जाते हैं, वो काम करते हैं। आप गुजरात में जाएंगे तो जितने भी डायमंड और गोल्ड के जितने बड़े कारोबारी हैं, या सूरत में जाएंगे तो जितने भी कपड़ा के बड़े कारोबारी हैं, वो सब चला रहे हैं बिहार के लोग। लेकिन उनका माइंडसेट नहीं है कि हम क्यों नहीं इसके मालिक बन सकते हैं। आप मैं गया था, फॉरेन गया था, अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ जितने बड़े डॉक्टर मिलेंगे वो सब बिहार से मिलेंगे। तो हमारा माइंडसेट है कि हमको नौकरी कर लेना, लेकिन मैं इस माइंडसेट के ठीक विपरीत था। और मैं हर नौजवान से कहना चाहता हूँ, मत सेक्रीफाइस करिए। आप अगर आपको लगता है कि हम UPSC क्रैक कर सकते हैं, करिए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में होगा, लेकिन UPSC को क्रैक कीजिए। और नहीं तो आप कोई बिजनेसमैन बनिए। आप देश को, समाज को, राज्य को
एक मिसाल के तौर पे दीजिए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ 50 लाख लोग ही शासन करते हैं। 140 करोड़ की आबादी में 50 लाख लोग ही हैं जो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी हैं, जो सितारे हैं, जो चमकते हैं। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमिताभ बच्चन हो, मुकेश अंबानी हो, या कोई भी सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर हो, कोई राजनेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो। तो हमें लड़ाई 140 करोड़ के बीच आने की नहीं लड़नी चाहिए, नौजवानों को लड़ाई लड़नी चाहिए कि हम उस 50 लाख लोगों में शामिल होंगे। और उस 50 लाख लोगों में शामिल होने के लिए आपको एक नए आइडिया के साथ आना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोग उम्र बहुत कम है, लेकिन इतना कम उम्र में अनुभव बहुत लिए हैं। सोना को जैसे जलाया जाता है, तपाया जाता है, घीसा जाता है, पीटा जाता है, हम लोगों ने वास्तविक जीवन में उस तरह से किया। एक एक दिन में 200-200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया है। अप्रैल मई के महीने में जब 46 डिग्री 47 डिग्री का टेम्परेचर दिल्ली की सड़कों पे होता था, हम लोगों ने ठंड को ठंड नहीं समझा है, बारिश में भीग के काम किया है, सिनेमा भी किया है। तो मेरी एक फिल्म है पहली नज़र को सलाम, जिसमें बारिश का गाना है, प्यार काहे बनाया राम ने। पूरा सेट लगा हुआ था मुंबई के नंदनवन में, 1.5-2 लाख रुपया प्रोड्यूसर का लगा हुआ था एक दिन का, और 3-3 4-4 टैंकर मंगा रखे थे प्रोड्यूसर ने बारिश में हमें नहलाने के लिए, आर्टिफिशियल बारिश के लिए। और सावन का महीना था, आर्टिफिशियल बारिश बंद होती थी, नेचुरल बारिश शुरू हो जाता था। अब पूरा खुला ग्राउंड, और उसमें ठंड में कांप रहे हैं और सीन शूट करना है। अगर नहीं करते तो प्रोड्यूसर का बर्बाद जाता। हम अपने काम से मुंह फेरते, हम अपने काम के साथ वफादारी नहीं करते। काम के साथ वफादारी करने के लिए हमने पूरी तरह से सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बारिश में भीगे हैं, शूट किया, एक दिन में गाना शूट करके दिया है। चूंकि प्रोड्यूसर को भी जल्दी थी, डायरेक्टर को भी जल्दी थी, जो कोरियोग्राफर थे हमारे कानू मुखर्जी, उनके पास लगातार 10-20 गाने थे बड़े बड़े फिल्मों के, उनको भी हड़बड़ी थी। तो हमने किया है काम। नेक्स्ट डे हमें टाइफाइड हो गया, हम 5-6 दिन तक एडमिट रहे हॉस्पिटल में। तो जिंदगी में आप मान करके चलिए कि जिंदगी का एक ही सफलता का माइंडसेट है, परिश्रम से कभी पीछे मत भागिए, मेहनत से कभी पीछे मत भागिए। शरीर को अभी जो हमारा समय है वो 25 से 30 साल तक, एक मर्द का जो टाइम होता है कैरियर बनाने का, 45 साल के उम्र तक आप जितना ज़्यादा बुलंदियों को छू सकते हैं आप छू सकते हैं। उसके बाद उन बुलंदियों को बरकरार रखना पड़ता है। तो मत भागिए, ठंड से, जाड़े से, धूप से, बीमारी से, मेहनत जितना कर सकते हैं करिए, नया आइडिया लाइए, नया विजन लाइए। और हम बिहार के तमाम युवाओं से खास करके बोलेंगे कि आप बिहार की जो माइंडसेट है नौकरी वाली, उससे निकलिए और गुजरात के माइंडसेट पे चलिए, जापान के माइंडसेट पे चलिए। जब जापान में 13 साल के बच्चे को बिजनेस की ट्रेनिंग, आइडियाज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें उस माइंडसेट को लेकर के चलना है। फिल्मों से हमारा चोली और दामन का रिश्ता है। हमारा बचपन से, मैं गाँव के दुर्गा पूजा में, विश्वकर्मा पूजा में, सरस्वती पूजा में, गांव में ड्रामा होता था, नाटक होता था, मैं वहाँ रोल करता था, एक्टिंग करता था। हमेशा ज़्यादातर लड़कियों का मैंने रोल किया। उसके बाद पटना में थिएटर किया, मुंबई में किया है, बनारस में, गोरखपुर में थिएटर किया है। करते करते सिनेमा में मेरा रुझान था, मैंने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल वगैरह किए हैं। साउथ की 2-3 फिल्मों में मैंने छोटे छोटे रोल किया। तो फिर मैं भोजपुरी में मैं सर आया था एज ए एक्टर। चूँकि जिस समय मैं भोजपुरी में एज ए एक्टर आया था 2017 में, उस समय भोजपुरी के ऊपर एक बहुत बड़ा टैगलाइन लगा था, अश्लीलता, कि भोजपुरी के गाने, भोजपुरी के सिनेमा परिवार में, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखे जा सकते हैं। भोजपुरी के गाने घर में बहन बेटियों को बीच नहीं बजाया जा सकता है। हम लोगों ने उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए हम लोग बाजार में आए थे और पहली फिल्म हम लोगों ने बनाई थी पहली नज़र को सलाम, जो ना तो कोई दुअर्थी संवाद था, ना कोई ऐसे उसमें गाने दुअर्थी लिखे गए थे जिसको फैमिली में बजाया नहीं जा सकता। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, कैमरा के सामने ऑन लाइव बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि मेरे मूवी के जितने भी गाने रिकॉर्ड होते थे तो सबसे पहले मैं गाने अपने घर में अपने परिवार के लोगों को भेजता था, अपने घास करके अपने मदर को, घर में जितनी मेरे घर में महिलाएं हैं, बहन वगैरह, सबको भेजते थे कि वो लोग सुन करके बोले कि हाँ गाना अच्छा है, खराब है। क्योंकि हम लोग भोजपुरी के इस बातों से, भोजपुरी बिहार में नहीं पूरे देश में 40 करोड़ लोग बोलते हैं सर, 140 करोड़ की आबादी में 40 लाख लोग भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी आज 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल होने का कारण ये भोजपुरी के ही लोग हैं, जो लोकप्रिय होने के लिए छोटे छोटे जो गायक हैं, दुअर्थी गाने, अश्लील गाने, बोल्ड गाने गा के रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, इन लोगों ने भोजपुरी का बेड़ा गर्क कर दिया था। इसके लिए हम लोग को लगा कि पढ़े लिखे लोगों को भोजपुरी में आना चाहिए, और भोजपुरी की जो छवि है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो गंगा मैया तो पियरी चढ़ई वो जैसे मूवी बनते थे, शारदा सिन्हा जी गाती थी, माननीय अवस्थी जी जैसी गाती थी, भिखारी ठाकुर गाते थे, भरत शर्मा गाते थे। तो भोजपुरी का जो दौर था
उस दौर को वापस लाने के लिए हम लोग भोजपुरी में थे और काफ़ी हद तक सर हम लोग उसमें सक्सेस हुए हैं। अब भोजपुरी में बहुत सारे सिनेमा बन रही है, बहुत सारे गाने बन रहे हैं जो बिना दुअर्थी संवाद के हैं और साफ सुथरे गाने बन रहे हैं। देखिए ज़िंदगी में हमेशा दो चीज़ होता है, अगर सुबह होगा तो शाम होगा। ज़िंदगी में बहुत ऐसे चीज़ें हुई हैं जो दुख से भरी रही हैं। जब बचपना था, जब उम्र कम था, तो कॉलेज टाइम में थे तो अफेयर वगैरह चलता था हम लोग का। अफेयर वगैरह चलते चलते एक हमारा सीरियस प्यार हो गया था। तो एक चीज़ से मुझे रूह आज भी काँपती है कि मेरा इतना एक सीरियस प्यार हो गया था जिसके लिए मेरे फैमिली के लोग एग्री नहीं थे और मेरी शादी कहीं और फाइनल हो गई थी। मैं पहली बार एक कैमरा के सामने आज मैं बोल रहा हूँ कि, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नौजवान ये गलती ना करे जो गलती मैं कर चुका हूँ, कि मेरी शादी कहीं और फाइनल हो चुकी थी और मुझे वो जिस लड़की से प्यार था, मेरे परिवार के लोग खास करके मेरे फादर एग्री नहीं थे। तो मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था कि मैं उस लड़की के घर चला गया था सिंदूर की डबिया लेकर उससे शादी करने के लिए। लड़की ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे परिवार के लोग और आपके परिवार के लोग जब तक एग्री नहीं होंगे हम शादी आपसे नहीं करेंगे। तो मैंने इतना ज़्यादा मेरा दिल टूट गया था कि मैंने आकर के उस समय अपने आप को अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लिया था। खैर थैंक्स गॉड मैं बच गया, मैंने पॉइजन पी लिया था लेकिन मैं बच गया। बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का देन था, मैं बच गया। बचने के बाद मेरी जो हाँ शादी फाइनल हुई थी, अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई, तो अनमने मन से मैंने शादी करी थी, टूटे मन से शादी करी थी और ये सोच के शादी किया था कि मेरा शादी साल 2 साल 3 साल में टूट जाएगा, क्योंकि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा अपनी वाइफ को प्यार, ना मैं उनको सम्मान दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में वही लड़की बस चुकी थी। और समय के साथ ऐसा ऐसा होते गया। मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा मेरी केयर की। मेरी वाइफ ने मेरे सामने इस चीज़ को प्रूफ करने में वो सफल हो गई कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की और सबसे अच्छी पत्नी मेरे लिए वो बनकर आई है, जिसको भगवान ने मेरे पास भेजा है। और धीरे धीरे समय बीतते गया, फिर दाम्पत्य जीवन चलते गया और मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हुए। आज मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ, शायद मेरी शादी होने की है, मेरे बच्चे हुए, उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। और जब जब मैं टूटा हूँ, जब जब मैं बिखरा हूँ, मेरी वाइफ ने मेरा मोरल सपोर्ट किया है हर जगह से। कभी पैसों की भी ज़रूरत पड़ी है तो इकोनॉमिकल भी सपोर्ट किया है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वाइफ के सारे ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को बंधक रख के, गोल्ड लोन लेकर के तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वाइफ का बहुत सारा मेरे साथ रोल रहा है। ज़िंदगी में खुशी मुझे सबसे ज़्यादा तब हुई थी जब पहली बार मुझे महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो मुझे लगा था कि मैंने जो उस समय डिसीजन लिया था कि मैं शिक्षा मित्र की नौकरी नहीं करूँगा, मैं खुद का बिजनेस खड़ा करूँगा, शायद वो मेरा सपना आज साकार हुआ। और आज हिंदुस्तान में अगर लोग मुझे जानते हैं तो मेरी मेहनत से जानते हैं, मेरे कामों से जानते हैं। और इसके लिए मुझे आज भी अपने आप पे खुशी है। मैं प्रतिदिन रिवेंज ऑफ सेल्फ, खुद से बदला मैं प्रतिदिन लेता हूँ। मैं प्रतिदिन कुआं खनता हूँ, प्रतिदिन पानी पीता हूँ कि नहीं मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है, मुझे और करना है, मुझे थकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते जाना है, चलते जाना है जहाँ तक मैं चल सकता हूँ। लेकिन दौलत के पीछे नहीं, शोहरत ज़्यादा मायने रखता है, शोहरत के पीछे ज़्यादा भागता हूँ, इसलिए दिन रात काम करता हूँ सर। मैंने खुद आपको बताया अपनी आप बीती कि जब आदमी टीनेजर होता है, 20, 22, 18 साल का होता है, तो उसको लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा आदमी को पहचानने की क्षमता मेरे अंदर है। लेकिन हम वहाँ भूल जाते हैं कि हमसे 20, 25, 30 साल पहले हमारे पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनके अंदर ज़्यादा समझदारी है, वो ज़्यादा लोगों को पहचानते हैं। और दुनिया का कोई भी माँ बाप, जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, अपने बच्चों के लिए, चाहे लड़की के पिता हो या लड़का का पिता हो, कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकते। वो अपने से कभी गलत रिश्ता आपका नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों, हिंदुस्तान में जब से हम लोगों ने खास करके न्याय मित्र जब से चलाया है, कॉर्पोरेट चलाया है, हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की बात छोड़िए, पूरे बिहार के छोड़िए, सिर्फ पटना में 2600 से ऊपर एक साल में डाइवोर्स के केसेस कोर्ट में फाइल होते हैं। और पता है आपको, 2600 में 2000 की संख्या होती है सिर्फ लव मैरिज वाले के। कहाँ मिले थे? फेसबुक को मिले थे, इंस्टा पे मिले थे। तो हो गया 6 महीने के बाद पता चला ब्रेकअप हो गया, आप डाइवोर्स कर लेते हैं। 600 लोग ही होते हैं जो अरेंज मैरिज वाले होते हैं। तो कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में लव मैरिज उतना सक्सेस नहीं है अरेंज मैरिज के बनिस्बत। तो इसलिए आप शादीशुदा होना चाहते हैं तो परिवार में, अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो अपने परिवार वालों की रजामंदी से करें, अरेंज मैरिज करें। हो सकता है बहुत सारी अच्छी बातें जो लड़की
ने आपको नहीं बताई है, या उसके परिवार के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता, आपके पेरेंट्स को अगर बताएंगे तो अपने तरफ से जांच पड़ताल करके वो पूरी तरह से ठोक बजा करके, घर में अगर बहू लाए या दामाद, एक होता सोना का तरह है, दामाद को लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना बहू करते हैं। सोना खरीदने से पहले हर कोई उसकी जांच पड़ताल करता है। आप बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के लिए सोना है, हीरा है, तो उस अधिकार को मत छीनिए। कृपया कोशिश करिए लव मैरिज से बचने का, और ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज मैरिज हो। अरेंज मैरिज टिकाऊ होता है और चलता है। इसलिए हम तो नौजवानों से इतना कहना चाहेंगे कि दोस्तों, जल्दीबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लीजिए, खास करके पेरेंट्स को इग्नोर करके नहीं।